कैमरा एक्शन। नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूं, मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मुलाकात चरित्र अभिनेता से। 100 साल जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं कि 100 साल की उम्र हो। एक दिन में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। और ये चरित्र अभिनेता हैं यशपाल शर्मा। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, कलाकारों की दुनिया हम सबको चौंकाती है, मनोरंजन करती है, और जाहिर है कि वो संगीत, नृत्य हो या अभिनय, और अभिनय के बादशाह इस समय हमारे साथ हैं। आपको याद दिला दें और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। लगान, गंगा जल, अपहरण जैसी तमाम फिल्में हैं, रौडी राठौर, चमेली, अब तक 56। अब इसमें कौन सी फिल्म इनके दिल के बहुत करीब है और कैसी कैसी और भी फिल्में इन्होंने की हैं, और जो अभिनय की क्षमता हमारे सामने आती है, जो हमें चौंकाती है बार बार, उसके बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं आज यशपाल शर्मा जी। तो एक बार फिर से हम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, अच्छा ये बताइए कि सबसे पहली बार विदेश कब गए आप? सबसे पहली बार विदेश, अगर नेपाल को विदेश बोलते हैं तो सबसे पहली बार मैं काठमांडू गया। एक नाटक, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, जो रोल कर रहा था, तो वो रोल मुझे करना पड़ा। अच्छा। 2 दिन पहले ही पता चला, तो मैंने सारे डायलॉग याद करके हवाई जहाज में ही वो किया। पहली बार हवाई जहाज में भी तभी बैठा। किस सन में? 97 या 98 का। और उसके बाद 2001 में साउथ अफ्रीका लगान फिल्म का प्रीमियर था जी। तो मेरा पासपोर्ट तब बना, क्योंकि नेपाल के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं चाहिए था जी। तो पासपोर्ट तब आमिर खान ने ही बनवाया था। और साउथ अफ्रीका गए थे हम, और वहाँ सन सिटी करके एक जगह है जी, जहाँ लगान का प्रीमियर हुआ था, और अमिताभ, सलमान, शाहरुख, कौन स्टार नहीं था वहाँ, सारी अच्छा, सब दुनिया वहाँ थी, पहुंचे थे? सब वहाँ थे, एक ही हवाई जहाज पूरा। तो वहाँ पर लगान का जो रिएक्शन था जी, उसको देख के तो मतलब कमाल ही हो गया। वी सॉ एक्चुअली कि आशुतोष ग्वारिकर और सुनीता ग्वारिकर, उनकी वाइफ, जी, साइड में जाकर के रोने लग गए थे गले मिलके। क्या बात एंड है। इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर देम, बिकॉज इतने सालों की मेहनत, जी। और जो गैटी गैलेक्सी से जो फोन आया और लाइव सुनाया, देखो रिएक्शन, देखो पब्लिक के, कचरा भाग, कचरा, मतलब इस तरीके से मार मार। वो जो इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर होता है ना जी। लाइव, यहाँ हाँ। अपने कहीं भी, जी, वो हाल सिनेमा हॉल के अंदर सिनेमा हॉल के अंदर था। गैटी गैलेक्सी पहले दिन की बात कर रहा हूँ। वो हमने वहां सुना, तो वो सुन के वो दोनों रोए लिपट के। एंड देखो, किसी की भी फिल्म अच्छी बनती है और उसको जब पब्लिक का प्रसाद मिलता है ना, तो मेरे ख्याल उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। सही बात है। शायद इसीलिए हमें लगता है कि थिएटर लोगों को ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाती है। बिल्कुल, और वो बड़े पर्दे पे देखने का मजा, और वो जी। जो डिजिटल साउंड होता है, हाँ। उसका मजा ही अलग है। मजा ही अलग है। फिल्म का मजा तो सिनेमा हॉल में ही है। ये बात तो है। फिर अपहरण में तो जो आपका है किरदार सिंह, गया सिंह, मतलब बहुत जबरदस्त है। उसमें पंकज त्रिपाठी जी आपको चाय नाश्ता दे रहे हैं जेल के अंदर, और वो आपका चलना उठना बैठना, हालांकि मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जिस तरह से आप कहना चाहिए कि चरित्र को बिल्कुल ओढ़ लेते हैं, वो तो काबिले तारीफ है। हमारे श्रोता भी सब देखते ही हैं बराबर, और हर वक्त मतलब खास तौर से जैसे चाहे पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहे वो आप इस तरीके से गया सिंह बने, या जो भी चीज हो, ये आपका बचपन का सब कुछ है ना? बिल्कुल। काफी ट्रेनिंग बचपन से ही है। फिर भी बाकी तो मेरा इंडियन थिएटर और एनएसडी को मैं ज्यादा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्यादा बोलता हूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी जगह है जिन्होंने हमको इतना कॉन्फिडेंस दिया जी, और इतना प्यार दिया और इतनी मेहनत सिखाई, डे नाइट एक ही लगन सिखाई, जी, वो कहीं और नहीं सीख पाए हम। थोड़ा सा लीक से हटकर भी लकीरें, जैसे लकीरें गुलजार जी का लिखा हुआ नाटक नाटक, लकीरें, खराशें, अठन्नियां, ये 3 नाटक गुलजार जी के लिखे हुए हैं जो हमने किए। तो कैसे इसके लिए समय निकाल लेते हैं? वैसे तो आप कहेंगे प्राथमिकता तय कर लीजिए, हो जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। तो आसान चीज ही क्यों करनी है? अच्छा, ये बात भी सही है। थोड़ी मुश्किल तो आए। हाँ, अगर थाली में आपको फिल्म मिल गई तो फिल्म का मजा कहाँ है?
आप कैसे बोलोगे कि मैंने इतने दिन भूखा रहा, मैं ट्रेन पे ये चला, मैं कैसे बोल सकता हूं कि मेरी पहली फिल्म का ऑडिशन में 3.5 रुपए थे, ट्रेन पे गया था, बरसात में भीगा, बाथरूम गया, बाथरूम में जाके कपड़े निचोड़े, मैंने अपने सारे गीला हो गया था, फिर गोविंद निहलानी के सामने बैठ के ऑडिशन दिया, फिर उन्होंने रोल दिया। अभी अभिषेक बच्चन, सैफ अली खान तो नहीं बोल सकते ना ये बात जी, क्योंकि उनको है सब कुछ, पहले से ही सब कुछ है। हमारे जैसे ही बोल सकते हैं जो मिडिल क्लास से बाहर से आए हैं या जिनका कोई नहीं है, वही बोल सकते हैं। तो ये तो मजेदार बात है, इसमें डिफिकल्टी क्या है? मुश्किलें तो होनी चाहिए, क्या बात मुश्किलें है? ना हो तो मजा ही नहीं आता है। मजा ही नहीं आता है। ये तो आपकी कोई कविता लेखक हो, कोई एक्टर हो, कोई भी कलाकार हो, पेंटर हो, जब तक अंदर तकलीफें नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और अंतर्द्वंद नहीं है, जी, तो अच्छी कविता कैसे निकल सकती है, अच्छी राइटिंग कैसे निकल सकती है? तड़प होगी तभी तो निकलेगा, वो ऐसे फ्लो की तरह निकलेगा। और अगर आपका कुछ है नहीं, बैठे 3 से 5 लिखूंगा, हाँ तो 3 से 5 लिखो भाई। ऐसे नहीं होता है, आपके अंदर गड्ढ मड चल रहा होता है बहुत कुछ और वो निकलता है। तो ये सही कविता, सही शब्द, सही स्क्रिप्ट, सही कंटेंट, सही आपके बचपन में जितनी आपने तकलीफें झेली हैं, वो आपके बचपन में कितनी एंजॉय किया है, कोई मस्तियां की हैं, कोई मजाक किया है, वो तभी तो निकलता है। सही बात है। आपका बचपन जैसे आपने बताया कि खूब जिया है, लेकिन आप जैसा बार बार बता रहे हैं और बड़े फक्र से बता रहे हैं कि आपके पिताजी चपरासी थे, तो बाद में कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ? क्योंकि आमतौर पर समाज में जब बात होती है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पर लोग अक्सर बातें करते हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? शुरू में कभी ऐसी दिक्कत हुई या फक्र तो आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आपको फक्र है कि हाँ? नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। याद है जब बॉम्बे में बहुत सारे हरियाणा के मेरे सीनियर एक्टर थे, जी, लोग थे, वो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम नियर दिल्ली। अच्छा, यस, दिल्ली बॉर्डर, वहां रहता हूँ। अच्छा, बट मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आई एम फ्रॉम हिसार हरियाणा। अपनी जन्मस्थली को लेकर शर्म महसूस करूंगा तो लानत है मेरे ऊपर। मेरे पिताजी को बोलूं कि अरे मेरे पिताजी क्लर्क थे या मेरे पिताजी वो थे, झूठ क्यों बोलूं मैं? किस लिए बोलूं? लेकिन मतलब डिग्रेड भी तो नहीं कर रहा हूं मैं, जो फैक्ट है वही बता रहा हूं ना, जो है। हमने जो देखा है, मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे। अच्छा। उनको कच्ची नौकरी मिली चपरासी की, बाद में वो पक्के हो गए, फिर रिक्शा छोड़ दिया। हाँ, तो हम 7 भाई बहन थे, 6 रह गए थे, 6 अभी 5 हैं। मतलब जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसमें क्या करेंगे। बट आई एंजॉयड माई लाइफ। हमारा सबसे अमीर बचपन था वो, खेलों के मामले में, खेतों के मामले में, लकड़ियां, गोबर, ये डंगर, बकरी, गाय, भैंस, बाव, इतना अमीर बचपन आज देखने को नहीं मिलता है। मैंने अपनी दादा लक्ष्मी फिल्म के अंदर ये सब डाला है। क्या बात है, बहुत सारी खुशनुमा बात आप इस वक्त कर रहे हैं। तो एक गीत कोई पुरानी फिल्म का सुनते हुए चलें आगे? हाँ बिल्कुल, चलिए। मेरा एक बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, पल पल दिल के पास, क्या बात तुम रहती हूँ। सुन लेते हैं।
एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास। यशपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं दोस्तों। यशपाल जी, आप बता रहे थे कि कभी तो दिक्कत हुई होगी, आमतौर पर लोग छुपाते हैं, समाज में कभी कभी लगता है कि हमने क्यों बता दिया कि हमारे पिताजी चपरासी थे, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल भी आपको नहीं। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई इस तरीके से? क्यों भाई, ओढ़ के क्यों चलना? मुझे तो उन पे तकलीफ होती है। आजकल के एक्टर क्या करते हैं, आई एम डूइंग दिस फिल्म, आई एम डूइंग दिस फिल्म, आई एम वेरी बिजी। अबे यार बोल देना कुछ भी नहीं है, बात चल रही है, बात चल रही है, बात चल रही है, छोड़ो ना यार। खाली हो जाओगे, नहीं मिला तो फेलियर ही तो सिखाता है सक्सेस। अगर थोड़े से फेल हो गए, असफल हो गए, तो क्या बुराई है उसके अंदर? सही बात है। मैं तो फक्र से बोलता हूं 3 साल मेरा एनएसडी में एडमिशन नहीं हुआ जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हुआ लगता है कि जब सफल हो जाते हैं तब हम ये बातें फक्र से कहते हैं, लेकिन जिस समय असफल होते हैं उस समय इतना आसान मैं तो नहीं उसकी होता तो जानता नहीं हूं। मैं तो ना तो मैं असफल श्रेणी में गिनता हूं अपने आप को, ना ही सफल। जी, मैं अभी अधर में हूं। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं अभी अधर में हूं, क्योंकि मैं अपने आप को सफल नहीं मानता हूं। जी, जब तक मैं अपने मन की चीजें नहीं करने लगूंगा ना, अभी शुरुआत हो चुकी है, जब तक मैं वो नहीं करने लगूंगा तो मैं बस ये है कि मैं अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूं ताकि उसमें पीसफुली मैं अपना काम कर सकूं। लेकिन जिस तरीके का पॉलिटिकल माहौल है, थोड़ा सा दिक्कत आती है मन का काम करने में। बस जी, यही है। शुरुआत की बात आपने की, तो यानी कि आप फिल्म बनाने लगे, वो आपके मन की बात है? बिल्कुल। या फिर ऐसी फिल्में, या अभी जो मैं कर रहा हूं, एक वेब सीरीज कर रहा हूं सिविल लाइंस। अभी एक वेब सीरीज की दुपहिया में, और सिविल लाइन आएगी इस पे। और ये मेरे मनपसंद के रोल हैं, मनपसंद की कहानियां हैं, और मनपसंद के वो हैं जो काम जिसको मैं बोलता हूं। या अभी एक कालकूट आया था, जी, आप देख सकते हैं, वो मेरे मनपसंद का काम है।
तो अभी मैं एक्टिंग में अपने मनपसंद का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेड 2, वेलकम 3 ये भी हैं, अफगानी स्नो पे आएगी ये भी है, और भी कुछ काम हैं जो आने वाले हैं अभी। लेकिन मिस्टर पानवाला है जिसमें लीड रोल है, मूसो है जिसमें लीड रोल है, छिपकली है जिसमें लीड रोल है, ये मेरे मनपसंद के काम हैं जो मैं। आप नाम लेते जा रहे हैं तो ये बता दीजिए लगभग कितनी फिल्में कर चुके हैं सर? टोटल मेरे ख्याल 135 के आसपास होंगी, लेकिन जो मेरे मन की जो फिल्में हैं इसमें से 12-15 ही होंगे। बस ये तो हमारे श्रोता समझ गए कि गंगाजल, अपहरण और लगान और इन सब के ही आप जो है मुरीद हैं। ये अब तक 56, अब तक 56, चमेली, ये धूप है जी, और कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके नाम भी शायद लोग नहीं जानते होंगे। वेलकम टू सज्जनपुर है, वेलकम टू सज्जनपुर, जी, श्याम बेनेगल की, और इस तरीके की और ऐसी फिल्में हैं जो अभी आएंगी ओटीटी पे और लीड रोल है। एक धूड़ अभी करके आया हूँ राजस्थान में मैं फिल्म। अच्छा, धूड़, इसमें लीड, धूल को धूड़ बोलते हैं, वो एक मेरी मनपसंद की फिल्म है, कमाल की। चलिए यहाँ पर एक गीत सुनते हैं। बिल्कुल। महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए। भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, सरसराए छू के जाए, बहती हवा को कोई थाम न पाए, इस सफर में दुख सुख सारे जिंदगी की गठरी में बांध के लाए, खुशियाँ आंसू सपने खोए बिछड़े अपने हमको याद आए, भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें। मन की गली में चोर छुपा है, निस दिन चाहे है क्या कैसे बताए, हिचकिचाए तड़पा जाए, दिल की बातों को होठों पे न लाए, दिल की बातें जितनी आंखें कहती अपनी तू पढ़ ना पाए, भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की राहें, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए। धीमी धीमी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए। चलिए अब थिएटर की दुनिया में चलते हैं, और थिएटर की जैसे आपने कहा कि 11 नाटक यहाँ मुंबई में आप कर चुके हैं, तो थोड़ा सा उनके नाम बता दीजिए। देखिए, खराशे हैं और ये गुलजार जी का है, लकीरें हैं ये भी गुलजार जी का है, अठन्नियां हैं ये भी गुलजार जी का है, यार बना बड्डी है कॉमेडी प्ले है, नादिरा बब्बर जी का है जी, और करोड़ों में एक है मकरंद देश पांडे का है, कविता भाग गई है वो भी मकरंद देश पांडे का है, और कोई बात चले है वो रामजी बाली का है, एनएसडी से है वो,
और 1-on-1 है जो रजित कपूर जी का है। जी। तो ये सारे मैं कर चुका हूँ। ये मतलब बॉम्बे के आने के बाद तुगलक भी किया था, लेकिन अभी तुगलक बंद हो गया है क्योंकि बहुत बड़ा 4 करोड़ का बजट था और तुगलक का ही रोल था। गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ प्ले है जो कि पहले ओम शिवपुरी ने किया था, फिर मनोहर सिंह ने किया था, फिर मैंने किया। ये बड़े लेवल जी। तो जो फिरोज शाह कोटला का जो किला है जी जी उसके अंदर किले में जो तुगलक का किला था जी, उसी में किया। अच्छा। और बिल्कुल, और 4 करोड़ का बजट था और भानु भारती जी डायरेक्टर थे जो अभी भी हैं। ये मेरे नाटक हैं जो मैंने बॉम्बे आने के बाद किए हैं। तो मुंबई में आने के बाद जब आप फिल्म में थे तो लोगों को ये कैसे महसूस हुआ कि आप थिएटर करेंगे, या आपने अप्रोच किया या आपको लोगों ने अप्रोच किया थिएटर के लिए? मैं एक्चुअली थिएटर यहाँ तक भर के आया था। मतलब मैं इतना थिएटर करके आ चुका था एनएसडी से और रिपेट्री से कि मैंने सोचा कि अब कुछ दिन मैं आराम करूंगा, थिएटर नहीं करूंगा, मैं अच्छा। अपना काम ढूंढूंगा, ये करूंगा। जी। लेकिन सलीम आरिफ हैं एक जी। डायरेक्टर यहाँ जो कि बहुत चाणक्य से जाने जाते हैं। एनएसडी से। जी। सलीम आरिफ और लुबना उनकी वाइफ हैं जो जी। कि जावेद सिद्दीकी की बेटी हैं। हम लोग यहाँ पर हमारे श्रोता जानते हैं बखूबी क्योंकि उनका इंटरव्यू हम यहाँ से प्रसारित कर चुके हैं। ओके, जी, वे बहुत लुबना प्यारे जी, लोग हैं। सलीम तो जी, सबसे जी। पहले उन्होंने ही बोला कि यशपाल गुलजार जी का प्ले करते हैं, अतुल कुलकर्णी है, किशोर जी। कदम है, अनूप सोनी है, जी। वो सब लोग हैं, तुम भी आ जाओ। तो मैंने कहा मैं ज्यादा कुछ मत देना। बोले नहीं, एक कहानी और 2 कविताएं कर लो। मैं कहा ठीक है। अच्छा। तो मैंने पहली बार वहां किया उनके जी। साथ। याद है एनसीपीए में शो था, एमएफ हुसैन जैसे लोग देखने आए थे, मतलब क्या श्याम बात है। बेनेगल, एमएफ हुसैन और डॉली ठाकुर जैसे लोग, मतलब जी, सारी जी। जेंटी जो थी वहां ऑडियंस की वो कमाल की थी। वो मतलब पूरा क्षेत्र जो है वो ऐसा ही कुछ बिल्कुल, है। जी जी जी। तो सारे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग, पत्रकार लोग, जी। सिनेमा फिल्म मेकर वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग अच्छे लोग, पेंटर, राइटर, सब। तो वो किया था खराशे। फिर उसके बाद लकीरें किया, फिर मकरंद देशपांडे के साथ ये कर लिया, फिर करोड़ों तो में एक। लोग समझ गए कि अब आपको बुलाना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैंने सिलेक्टेड किए, मैंने ज्यादा जी। नहीं। मेरे को अभी भी ऑफर आ रहे हैं, मैं नहीं करता हूँ, जी। और अंदर से निकलेगी आवाज तो कर लूंगा। तो ये तो आपने बताया कि नाटक भी सिलेक्टेड और फिल्म भी आप बताते हैं कि आप सिलेक्टेड करना चाहते हैं। 100%। अगर कोई नहीं करनी होती फिल्म मुझे या पसंद की ना हो तो मैं 4 गुना पैसा मांग लेता हूँ। अच्छा। लेकिन कई बार वो हाँ कर देते हैं तो फिर वो करनी पड़ती है। क्या बात। तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, कम से कम पैसा तो है। अगर पैसा नहीं तो सेटिस्फेक्शन, दोनों में से एक चीज तो हो। यशपाल जी, आपके बोलने का अंदाज जो है खासतौर से फिल्मों में बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर हम चाहे तो पहले आप किसी नाटक का या तो फिल्म का एक डायलॉग सुनाइए तो अच्छा लगेगा। देखिए, अच्छा चलिए, मैं एक हमारे 2 जो- लाइन है मैं इसकी सुनाता हूँ, राउडी राठौड़ की। राउडी राठौड़ में अक्षय कुमार को बोलता हूँ मैं। एक अक्षय कुमार अंदर हॉस्पिटल में है और एक अक्षय कुमार मेरे सामने खड़ा है, डबल रोल। कि 100 साल जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं कि 100 साल की उम्र हो। एक दिन में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। ये जो आदमी अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है ना, ये इस तरीके का एक डायलॉग है, बस मुझे और याद नहीं। बहुत जबरदस्त। लगान का कोई डायलॉग नहीं याद है? कटती मुर्गी का दर्द तो मुर्गी ही जाने है हुजूर, हम भी कट रहे हैं अंदर से। बस यूं समझिए कि भुवन की हार में ही हमारी जीत है। यशपाल जी, बातें तो बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि गीत यहाँ सुन ले तब हम लोग आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, आप सुन लेते हैं। हम उड़े जब जब जुल्फें तेरी। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। कंवारियों का दिल मचले, कंवारियों का दिल मचले, जिंद मेरी हो जब ऐसे चिकने चेहरे, हो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले, जिंद मेरी ये। तुझे
चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे छिप जाने दे, के चांद मेरे छिप जाने दे, जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे, जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे, जिंद मेरी ये। दोस्तों, इतने प्यारे से गीत के बाद हम फिर से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और शुरू करते हैं। यशपाल शर्मा जी जब हमारे सामने हो तो जाहिर है कि कैसे छोड़ा जाए कि किस फिल्म की बात बताएंगे कि आपको मिली अब तक 56 के बारे में। अब तक 56, मैं सच बताऊं परफॉर्मेंस वाइज मुझे अब अपहरण और अब तक 56 मेरी बेस्ट फिल्में लगती हैं। अच्छा। जो मैं लगान और गंगाजल को भी बाद में मानता हूं, परफॉर्मेंस के हिसाब से बोला हूं। अब तक 56 मेरा नाने पाटेकर के साथ फिल्म थी, तो मुझे फोन आया, राम गोपाल वर्मा प्रोड्यूसर थे, तो उनके ऑफिस से कि भाई एक बार मिलने आ जाओ। बोले कि ऑफिस आने से पहले नाना पाटेकर से मिलते आना। अच्छा। क्योंकि नाना पाटेकर वांट टू सी यू। अच्छा, पहले आप नहीं मिले थे उनसे? हाँ, नहीं, पहले नहीं मिला था। तो मैं उनके घर गया जी। तो घर गया तो जैसे ही मैं एंटर किया, वो रसोई से निकले, उनके हाथ में सेब था और ऐसा करके सेब फेंका, फट से, मैंने खट से कैच किया। अच्छा। बोला यू आर सिलेक्टेड। मैंने कहा ये क्या यार, ये क्या बात हुई? ऐसे ऑडिशन हुआ? ये तो मतलब नहीं, ऑडिशन नहीं, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से फिर खाना वाना खाए, बैठे जी। और पूछते रहे क्या क्या किया, कहाँ कहाँ NSD से हो, कौन कौन से नाटक किए, ये वो, कौन कौन किन किन के साथ किए, सब पूछा जी। और फिर बोले ठीक है जाओ ऑफिस जाओ। तो मैं ऑफिस गया तो सीमित अमीन डायरेक्टर थे, उनकी पहली फिल्म थी जी। बाद में तो चक दे, रॉकेट सिंह और काफी फिल्में उन्होंने की थी 4। तो मुझे एक डाउट था मन में, ये रोल के मेनन कर रहा था पहले मेरे वाला, उसने छोड़ दिया। बोले कि नाना पाटेकर जो है वो अपने रोल के सामने सबके रोल कटवा देता है। अच्छा। ऐसी इमेज उसने बताई। एंड दिस फिल्म वाज द कमबैक ऑफ नाना पाटेकर। उससे पहले नाना पाटेकर काफी सालों से इंडस्ट्री में कुछ कर नहीं रहे थे जी। तो अब तक 56 वाज हिज कमबैक। चलो ठीक है, फिर मैंने साइन किया और सच बताऊं मैंने उससे अच्छा कोई एक्टर नहीं देखा। अच्छा। कोई मेरा सीन नहीं कटा, बल्कि बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। एक्चुअली मेरे सीनियर हैं और इतना अच्छा कोऑपरेट किया और इतनी अच्छी दोस्ती हमारी हुई उन दिनों जब कर रहे थे काम। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन कि सर आप ऐसे लोग सोचते हैं आपके बारे में, आप ऐसा क्यों? जी। बोले यशपाल, जो जाकी रही भावना जैसी, जो टेढ़े हैं ना उनको टेढ़े तरीके से ही डील करता हूं मैं। अच्छा। हाँ, और जो ठीक है उनको मैं कभी भी तरीके से डील करता हूं। तो ये टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, यहाँ लोगों को ना सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। तो मैंने चलो ये तो अच्छी बात है। बहुत प्यारे इंसान है वो, बहुत ही कमाल है, आज तक भी मेरे फेवरेट हैं। उनकी बहुत ही प्यारी फिल्म है नट सम्राट, मैं उस फिल्म से बहुत प्रभावित हुआ था जी। और मुझे भी अपनी फिल्म करने का इंस्पिरेशन मिला दादा लक्ष्मी का। अपहरण की बात कर रहे थे कि आपको वहां पर जो एक्टिंग आपने उसमें की है वो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ, अब तक 56 अपहरण एक ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं बाकी फिल्मों से मुझे बेटर लगती हैं। चाहे वो वेलकम टू सज्जनपुर भी है, चमेली का भी है, चाहे रोल छोटा उसमें आखिर में 10-15 मिनट, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस दिखती है उसमें थिएटर की तरह, मतलब ऐसे म्यूजिक से डडन 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 या कुछ ऐसा कोई प्रभाव की जरूरत नहीं है, प्रभाव की जरूरत नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, वो परफॉर्मेंसेज हैं, वो अपने आप में पूरा प्रभावशाली है। तो वो इसलिए मुझे अच्छी लगती है, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है उसको, वो तो खैर दिखाई देता है। इसलिए मुझे कई लोगों ने बोला अब तक 56 में कि कई सीन में तुम नाना पाटेकर से भी अच्छा काम किया तुमने।
तो मैंने कहा ये तो यार तुम ऑस्कर दे दिए हो मुझे, क्या बात मैं है उनसे अच्छा नहीं करना चाहता। जी। अच्छा गाना सुन ले कोई। हाँ, अरे क्या बात है। हाँ, इतने सारे गाने मैं सोच के आया था, बढ़िया जी। बढ़िया, तो मैंने कहा उसमें जरूर से कुछ सुनेंगे। अभी एक गाना है, कौन सा वाला? ये दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ, ये होके गाना बहार आई। देवानंद का है, मुझे याद है, और बम्बई का बाबू फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, जी। और बड़ा अच्छा गाना है। तो ये बड़ा प्यारा सा गीत हमने सुना, और यशपाल शर्मा जी जब हमारे साथ हों, ये कह सकते हैं कि अपने आप में पूरा एक इंस्टीट्यूट है। नाटक की बात हो, संघर्ष की बात हो, बचपन की बात हो, जिंदगी जीने की बात हो, वो सब कुछ इतनी देर में हमने देखा कि हम उनसे सीख सकते हैं। तो क्यों ना श्रोताओं, आपकी तरफ से एक संदेश हम चाहते हैं यशपाल जी, कि जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, जाहिर है कि ग्लैमर है और बहुत कुछ करने के लिए भी है। जैसा आप लोगों को देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो कला है अपनी, वो निखारने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ मौका मिलता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ना बहाने बनाने वालों से सख्त नफरत है जी। और दिखावा जो करते हैं,
मैं आने वाली जनरेशन से जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो सरकारी दफ्तर की तरह या सरकारी नौकरी की तरह बिहेव ना करें, जो कि एक धारणा बन चुकी है। जी। ऐसा नहीं कि सब लोग वैसे होते हैं, लेकिन बहुत से डेडिकेटेड भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप ना दिखावा मत करो, एक तो जी, खूब के मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना बढ़िया हूं, मैं कितना अच्छा हूं। अरे वो दिख जाएगा, काम में दिखाओ। जी। और एक ये जो बोलते हैं ना कि मैं गरीब हूं, मेरी माँ नहीं मान रही, मेरे बाप नहीं मान रहे, या मैं वो, भैया अगर आपके अंदर पैशन है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पैशन है, आग है, जुनून है, अगर आपके अंदर लगन है, आपका अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा नाटक देखते हैं, करते हैं, अगर अच्छा फिल्में, अच्छा सिनेमा देखते हैं, आज भरा पड़ा है, कोई बहाना नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ जाऊं, कुछ नहीं, आपके हाथ में है जी। आज। और आप ये मत बोलिए कि आपके पास फोन नहीं है, आज बच्चे बच्चे के पास फोन है, और छोटे से छोटे गरीब के घर में भी फोन है जी। तो आज रील बना रहे हैं लोग, अपनी एक्टिंग को दिखा रहे हैं लोग, अपने बिना किसी खर्च के, बिना किसी खर्च के, सही और बात उससे हजारों रुपए कमा भी रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उसमें धीरे-धीरे। समय लगता है। अगर समय ये लगता सोचते हैं है, कि तुरंत हो लेकिन जाएगा तो वो आप नहीं। देखिए, एक भिखारिन ने गाना गाया, पूरी दुनिया में फेमस हो गई तो जी, एक दिन के अंदर ही। सही बात है। ये मीडिया आजकल इतना स्ट्रोंग है, सो कोई बहाना नहीं। अभी बस आपकी लगन चाहिए, आपका सच्चाई चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, आपके काम और आपके कोई भी ऐरा गैरा काम करना नहीं चाहिए। यहाँ सी ग्रेड के काम बहुत हो रहे हैं। अच्छा। मत करो, फेमस होने के लिए कुछ भी करना है ये मत करो, करना है तो कोई ढंग का ही काम करो, ढंग की टीम हो, ढंग के लोग हों। अगर आप बोलते हैं कि आपके साथ पैसा नहीं है, मैं कह रहा हूं पैसे की जरूरत ही नहीं है। आप कॉलेज में हैं, आप किसी दफ्तर में हैं, आप किसी जगह पे हैं, आप प्रेमचंद की एक कहानी उठा लो जी, आप उदय प्रकाश की कहानी, अमृता प्रीतम की कहानी, भीष्म साहनी की कहानी, आप फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी, कोई भी एक कहानी उठा लो, उठा जो पसंद हो उसको करो। मंटो की कहानी आप करो, एक ही बंदा ले लो साथ में, कोई भी लड़का या लड़की, दो लोग मिलकर एक कहानी कर लो, आप सोलो भी कर सकते हैं जी। तो फिर कहां रह गया पैसा? कौन सा आपके दोस्त लोग होंगे जहां 15-20 लोग मिलते होंगे, कोई कैफे होगा, कहीं होगा, आप वहां पे परफॉर्म करो, कोई हॉल भी नहीं चाहिए। सही बात है। ऐसा हमारी सीमा भार्गव पहावा ने किया है, जो हमारी एक्ट्रेस हैं, जी जी, उन्होंने किया है ऐसा। साग मीट भीष्म साहनी की कहानी, छतों पर जा जा करके लोगों को, आ जाओ 20 लोग आ जाओ, मैं करती हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल ये, और आज देखो वो कितना काम कर रही है बहुत फिल्मों में। ये बहाने हैं, बाकी मुझे यही है। और अच्छा काम और अच्छी एक्टिंग करने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं दोस्तों। हमारे गुरुदेव जो नसीर ओमपुरी जी के भी गुरुदेव हैं, सत्यदेव दुबे जो अभी नहीं है इस दुनिया में, वो हमेशा कहते थे कि अच्छी एक्टिंग करने के सिर्फ 3 तरीके हैं जी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या बात है। बाकी सब बहाने हैं, आपको काम करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सही बात है। जब प्रैक्टिस की बात आती है तो फिल्म, नाटक, आपने ओटीटी सब कुछ किया हुआ है, सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आता है? नाटक। हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसा नहीं कि ऐसा बोलते हैं, नहीं, हमने महसूस किया है जी। मैंने ओटीटी भी किया है, मैंने फिल्में भी की हैं, सीरियल भी किया है, चाहे वो नीली छतरी वाले वाज द जी, नीली छतरी वाले जी वर्क आई हैव डन ऑन टीवी। तो मैंने चारों चीजें करके देखी हैं, और सोलो परफॉर्मेंस भी करके देखी है, नाटक डायरेक्ट भी किए हैं, और फिल्म भी डायरेक्ट कर चुका हूं। तो मैं इसको अच्छे से, थोड़ा सा जितना भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बोल सकता हूं कि नाटक करना सबसे कमाल का काम है। ये बताइए हमें कि जब डायरेक्शन करते हैं और आप एक्टर भी हैं, तो दिक्कत नहीं आती है कि मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा नहीं निकल कर आ रहा है? नहीं, अभी जो फिल्म मैंने की है वो पार्ट 1 है जी, और उसमें मेरा मेन रोल नहीं है। उसमें मेरा जो बचपन का किरदार करता है और एक यंग का करता है, वो मेन रोल में है। पूरी फिल्म उनकी है। अच्छा। मेरा सिर्फ शुरुआत के 20 मिनट है जी, उसके बाद पूरी फिल्म उनकी है। तो इसीलिए पार्ट 2 जब बनेगा तब मेरा मेन रोल आएगा जी। ये प्रॉब्लम मैं झेलूंगा कि क्या होता है लेकिन मैं, अब एक्सपीरियंस हो गया है, अब मुझे दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, आमतौर पर हम वही देखते हैं ना कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल, और जाहिर है कि जैसे कि कोई कैमरा पर्सन हो तो वो चाहता है कि यही सीन अच्छा है, वो सीन अच्छा है। ऐसे ही एक्टिंग के मामले में जब अब एक्टर फिल्म बनाता है, दिक्कत नहीं आती है? गुरुदत्त हैं, राज कपूर हैं, और भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने खुद ही, मनोज कुमार हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने खुद डायरेक्ट करके खुद ही फिल्में बनाई हैं, खुद ही प्रोड्यूस की हैं, खुद ही डायरेक्ट की हैं, खुद ही एक्टर हैं, खुद ही राइटर हैं जी। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कर रहा कि मैं सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन मुझे मालूम इतना जरूर है कि जहाँ मैंने पिछले 7.5 साल हो गए मुझे इस पे रिसर्च करते हुए और इस पे काम करते हुए, तो ये मेरे रग रग में समा चुका है कैरेक्टर। मुझे मालूम है, मैं चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में था
जी। चाहे लखनऊ में था, चाहे मद्रास में था, चाहे कोई भी शहर में रहा हूं, चाहे झारखंड में था, जहां भी शूटिंग कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही फिल्म चल रही होती थी, उसी के गाने सुनता रहता था, उसी की स्क्रिप्ट और डायलॉग चलते रहते थे। तो वो आपके अंदर नस नस में जब समा जाता है ना, फिर कोई और उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि कोई और उतने डेडिकेशन, उतना टाइम आपको नहीं दे पाएगा उस चीज के लिए, चाहे कितना ही बड़ा स्टार हो, चाहे कितना ही खाली हो। जाहिर है उसके लिए डेडिकेट करना पड़ेगा अपने आप को, अपने आप को पूरी तरह से जलना पड़ेगा, फिर तभी सोना तपेगा और निखरेगा। जाहिर है कि जो अभ्यास की बात आ रही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेकिन इसके बाद भी क्या कभी कुछ फेल्योर हुआ, या जैसे कि प्ले में कभी कोई दिक्कत हुई हो, या कुछ ऐसा हुआ कि सब ऐसे ही स्मूथ निकलता चला गया? नहीं, स्मूथ कहाँ निकलता है, मतलब होते हैं उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे होते हैं। कई नाटक ऐसे हैं, जैसे मैं 2 नाटक आज तक मेरे में, एक तो आर्तुरो उई करके एक नाटक है जो हिटलर के ऊपर था, और एक नाटक था दूसरा अध्याय जो अजय शुक्ला का लिखा हुआ, राम गोपाल बजाज ने डायरेक्ट किया था। ये 2 नाटक मेरे हैं जिनसे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, और बहुत ही खराब, मुझे अच्छे नहीं लगे, मेरे परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था, और मुझे खुद पे ग्लानि हुई कि मैं शायद ढंग से कर नहीं पाया, या उस वक्त कोई तरीका ठीक नहीं था, या क्या था प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं कर पाया ढंग से, बड़ा दुख होता है। लेकिन उसके बाद जितने भी नाटक किए या जो भी किया, आई एम ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कमाल कर दिया जी, मुझे मालूम है कि अभी भी और पॉसिबिलिटीज है, अभी भी और सुधार की जरूरत है, लेकिन हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि अप टू द मार्क ना हो। फिल्म की बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें आपको लगा कि हाँ इसमें मैंने कमाल कर दिया? नहीं, कमाल कर दिया नहीं, कमाल करने वाला तो अभी आने वाला है। जो कमाल कर दिया, जो मैं बोलता हूँ, छिपकली हो, मूसो हो, अच्छा, या हाँ दादा लक्ष्मी पार्ट 2 है, जैसे ये चीजें हैं जो आने वाली हैं, या 2 एक वेब सीरीज हैं जो मैं, एक वेब सीरीज का बड़ा इंतजार कर रहा हूँ, खासकर सिविल लाइन का, जो निपुण धर्माधिकारी जी और डायरेक्ट करेंगे और गोल्डी बहल प्रोड्यूस करेंगे, और गुल्लक के जो राइटर हैं जी वही दुर्गेश गुल्लक जी, बहुत लोकप्रिय हुआ, उन्हीं का लिखा हुआ है। दैट इज माय वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट आई हैव सीन एंड रेड। उस पे काम करके मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर एक गीत सुनते हैं, फिर आपकी थोड़ी सी व्यक्तिगत बातें भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। चले उड़ जा रे पंछी के अब ये देश आवे गाना। चल उड़ जा रे पंछी चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तिनका
तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। यशपाल जी को खाली समय में क्या करना पसंद है? वैसे तो कहेंगे आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता है और आप पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं। नहीं, पढ़ना लिखना भी थोड़ा कम हो गया है। लिखना तो खैर नहीं मेरा है, लेकिन पढ़ना मेरा अभी बहुत कम हो गया है क्योंकि मुझे नींद पूरी नहीं हो पाती है जी। तो अब जब मैं खाली होता हूं तो मैं सोता हूं या फिर अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ता हूं या नाटक किताब पढ़ता हूं या फिर कोई फिल्म देखने जाता हूं या परिवार के साथ टाइम बिताना चाहता हूं। किताब अभी भी पढ़ते हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किताब अभी इरफान खान की किताब चालू है, अजय ब्रह्मात्मज की लिखी हुई है, कुछ पन्ने कोरे रह गए। किस तरीके का विषय है? इरफान ने अपने इंटरव्यूज वगैरह जो उनकी विचारधारा है, वो जो एक्टिंग के बारे में सोचते हैं, वो जो समाज के बारे में सोचते हैं, वो जो फिल्मों जो कि उन्होंने लंच बॉक्स वगैरह उनके बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा, ये सारा उनका लिखा हुआ है। यानी कि फिल्म दुनिया और फिर उसमें मेरा भी लिखा हुआ एक लेख। अच्छा। मतलब जिन लोगों ने इरफान के साथ काम किया है उनके अनुभव इरफान के साथ क्या रहे, जिसमें मेरा भी है एक। अच्छा, तो ऐसा है। तो क्या आपका अनुभव रहा? मेरा अनुभव देखो, मैं तो इंडिया में उनसे बेटर एक्टर किसी को मानता नहीं जी। मैं सच बता रहा हूँ, इरफान खान इज द बेस्ट एक्टर। और अगर मैं पूरे आगे जाऊं तो वर्ल्ड में भी उनका अगर बेस्ट 10 एक्टर्स में नाम गिनाऊं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बस ये है प्रॉब्लम कि अभी उनका वक्त आया था और वो चले गए, बड़ी जल्दी चले गए। अभी बाबिल को देखता हूं तो लगता है इरफान वापस आ गया। हाँ, वैसे ही लंबाई और सब कुछ जी। बोलने का तरीका भी, आंखें और होंठ वगैरह सब काफी मिलता जुलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इरफान का जन्म हो गया जैसे दोबारा। तो इरफान के साथ एक तो फिल्म मैंने की थी ये साली जिंदगी, जो सुधीर मिश्रा की डायरेक्शन में थी। वो एक लीक से हटके थी फिल्म थोड़ी। और दूसरी जो फिल्म थी उसमें वो हीरो थे, मैं विलेन था और मनीषा कोइराला वाज द हीरोइन। एंड वो फिल्म साउथ में थी, ऊटी में शूट हुई थी। साउथ के ही डायरेक्टर थे, उन्होंने साउथ की ही फिल्म पहले डायरेक्ट की थी, उसी को ही उन्होंने हिंदी में किया था, रीमेक किया था तुलसी। लेकिन वो हिंदी में ज्यादा चली नहीं, वो कुछ ऐसा। लेकिन हाँ, लेकिन इरफान के साथ तकरीबन 20 दिन हमने साथ में काम किया था ऊटी में जी। तो काफी अच्छा अनुभव रहा उनके साथ। आपको पसंद की बात अगर करें तो खाने में क्या पसंद करते हैं आप? कढ़ी चावल। बस कढ़ी चावल, बैंगन का भरता, रोटी। मतलब शाकाहारी हैं आप या सिर्फ पसंद करते हैं ये? और नहीं, मैं दोनों खाता हूँ, लेकिन मैं कोई शौकीन नहीं हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं मरा जा रहा हूँ या मुझे बहुत तलब लग रही है नॉनवेज खाने की, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि इस लाइन में हूँ तो मुझे स्क्रीन पे भी कई बार खाना पड़ता है, तो मेरा वो हल्का कभी आदत पड़ गया थोड़ा सा। आई प्रेफर वेजिटेरियन। लेकिन हम जो शौक की बात कर रहे थे या खाली समय में की बात कर रहे थे, तो जाहिर है कि जब आप अपना मन लगाने के लिए और क्या करते हैं? कोई स्पोर्ट्स या कोई खेल, कुछ और? नहीं, स्पोर्ट्स का तो नहीं। मैं अजय देवगन के साथ एक फिल्म थी बेनाम, जो कि नाम उसका चेंज हो गया नाम, और वो अभी रिलीज नहीं, उनके प्रोड्यूसर की डेथ हो गई, पटेल। फिल्म के दौरान मुझे अजय देवगन जी के साथ एक्शन करते हुए एक कांच तोड़ के एक टेबल के ऊपर गिरना था उल्टा, तो उसमें मेरा स्लिप डिस्क हो गया था और मांस फट गया था। तो वो स्लिप डिस्क इतना भयंकर था कि मुझे 4 महीने बेड पे रहा मैं जी। और 4 महीने बेड पे होने के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हें बहुत ज्यादा झुकना, उड़ना, भागना, दौड़ना या झटके वाले काम, एक्शन थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि स्लिप डिस्क जो है वो कभी भी जाग सकते हैं जी। बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है, फिर से तकलीफ दे सकता है। हाँ, दे सकता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ, जितना हमारे काम ही इतने हो जाते हैं भाग दौड़ कि उसमें सारी एक्सरसाइज हो जाती है। आप व्यवहार में तो बहुत विनम्र हैं, लेकिन जानना ये चाह रहे हैं कि गुस्सा भी आता है यशपाल जी को? हाँ, गुस्सा आता है। कोई झूठ बोले तो गुस्सा आता है, एक्सप्लॉइट करे किसी गरीब को तो गुस्सा आता है।
जहाँ कोई गलत हो रहा हो तो गुस्सा आता है, नहीं जहाँ पसंद कोई लोग झूठ बोल रहे हैं और साफ दिख रहा हो कि ये मतलब फुद्दू बना रहा है दुनिया को और ये फिर भी बन रहे हैं तो गुस्सा आता है। गुस्सा बहुत जगह आता है लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि निकालते वो नहीं। गुस्सा मैं फिर गंगा जल में निकालता हूँ, फिर वो गुस्सा मैं अपहरण में निकालता हूँ, फिर वो गुस्सा मैं बहुत जगह निकालता हूँ, क्योंकि असली मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरा फर्ज ये है कि जो मेरा प्रोफेशन है वहीं गुस्सा निकालूं। जी। राइटर है तो वो लेखनी में निकाले गुस्सा, जी। पेंटर है तो पेंटिंग में निकाले गुस्सा। कैसे पेंटिंग में निकालेगा? बिल्कुल, यहाँ के नहीं, इटली के पेंटर हैं, जी। उनकी पेंटिंग देखिए, उनका गुस्सा ही गुस्सा है उसके अंदर। फूल थोड़ी बनाएंगे वो अगर अंदर गुस्सा है। हाँ। ओमपुरी जी से किसी ने पूछा था जी। कि आप सारे ऐसे गुस्से वाली फिल्में क्यों करते हैं, गुस्से हाँ। गुस्से सी और सीरियस सीरियस सी और गरीब गरीब सी। तो बोले भाई जो दुनिया ने मुझे दिया है वही तो मैं दूंगा ना वापिस। क्या तो ये बड़ी फेमस कोट है उनका जी। कि भाई जो मुझे दुनिया से मिला है पहले तो वो लौटा दूं, फिर मस्ती भी करूंगा, कॉमेडी भी करूंगा और भी कुछ करूंगा, यही बात है। तो यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि यशपाल शर्मा जी आगे क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें हैं जैसे डायरेक्शन, नाटक, फिल्में डायरेक्शन, और क्या सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे? नहीं, बस भविष्य में? मेरे एक अच्छे सिलेक्टेड एक्टिंग में काम, जी। और फिर अपनी फिल्म डायरेक्शन करना, और फिर मेरी वाइफ जो कि एक फीचर फिल्म लिख रही है 1-2, उसको सहयोग करना, उसमें पूरा क्रिएटिव डायरेक्टर, बस उसको हेल्प करना। ये मेरे मेजर काम तो यही है। और बच्चों को मतलब किसी तरीके से भी कहीं भी जो भी हैं सही राह पे चले जाएं। बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं आपके? कितने बड़े हैं? बच्चे हैं 2 हैं, सौम्य है और स्वयं है। सौम्य जो है वो डीजे है और अच्छा। वो 18 साल का है, 19वां चल रहा है, और वो डीजे है, अभी शुरुआत है, सीख रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, क्लासेस कर रहा है और कहीं कहीं शोज में जाता है, अभी भी गोवा में है। और छोटा जो है वो +1 में है, वो बच्चा है अभी 17 साल का। आप कोई सपने नहीं देख रहे हैं उनके लिए कि क्या बने, बस बन जाए? नहीं, मेरे सपने नहीं देखूंगा मैं, उनको कभी भी बोलूंगा नहीं कि क्या करना है, क्योंकि उसको एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है। छोटे वाले को इंटरेस्ट है लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है जी। और ना ही मैं चाहता कि अभी करे। मैं चाहता हूं कि वो पहले तैयार हो जाए, जी। अच्छे से ट्रेनिंग ले, ये करे, कुछ करे, फिर जब तैयार हो जाएगा तब आएगा तो अच्छा है। बच्चे आपकी फिल्में देखते हैं तो क्या प्रतिक्रिया रहती है किस फिल्म को देखकर? मेरी फिल्में बहुत कम देखते हैं वो लोग। नहीं देखते हैं? नहीं, बहुत कम देखते हैं। देखते हैं मतलब ऐसा हाँ, नहीं, मतलब कम। लेकिन जब गंगा जल देखी थी तो जी। पिस्टल उठा के खेलने लग गए थे तो मैंने उस टाइप के रोल बंद कर दिए। अच्छा। मैंने कहा यार बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और ये बात भी सही है। जब मेरे बच्चों पे ये असर पड़ रहा है तो बाकियों के बच्चों पर क्या असर पड़ रहा होगा। तो मैं उस तरीके की फिल्में, उस तरीके के काम, रोल करना थोड़ा कम कर दिया, जिसमें वायलेंस ज्यादा हो, जिसमें खून खराबा हो, जिसमें वल्गैरिटी हो, डबल मीनिंग हो, बेमतलब की ठूंसी गई हो, तो मैं अवॉइड करता हूँ वैसे काम। ये वाकई बड़े आश्चर्य की बात है ये सुनकर आपसे यशपाल जी, क्योंकि हमारे श्रोता तो बहुत अलग छवि आपकी देख रहे हैं और वो कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो आपके ये भावनाएं हैं। नहीं, मैं इस बारे में बहुत गुस्सा हूँ ओटीटी से। जी, मेरा बड़ा गुस्सा है ओटीटी से। मैं कहता हूँ कि ये फिल्म मेकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, मतलब क्या संदेश दे रहे हो। जब निर्भया कांड होता तब मोमबत्ती लेकर चलते हैं कि शांति दो, उसको न्याय मिले, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एज ए फिल्म मेकर इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी यंग जनरेशन अगर हमारे काम से प्रभावित होती है, एज ए स्टारिज्म से प्रभावित होती है, हमारी कहानियों से प्रभावित होती है हमारी यंग जनरेशन, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कम से कम उनको वही चीज दें जिससे वो सीखें कुछ, जो समाज में चाहिए, परिवार के साथ बैठ के देख सकें, शर्म से मुंह नीचा ना करना पड़े माँ बाप को या किसी बच्चे को। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं समाज के निर्माण में फिल्मों की बहुत बड़ी भूमिका है, ये समझना पड़ेगा। कितना असर पड़ता है बच्चों पर, क्योंकि वो संवाद जो लिखे जाते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो संवाद हम जो है हमें सपोर्ट करते हैं, और वही संवाद बच्चे बोलते हैं और हम भी बोलते हैं कि जब वो कह सकता है, वो कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और अब तो इतना आम हो गया है ना, रील वगैरह हर चीज जो कोट करके आती रहती है लिखी हुई जी, वो ज्ञान, और वो स्टारों के भी बातें या कोई बात है तो लिखी हुई आती है, इरफान ने ये बोला या किसी ने, मनोज वाजपेयी ने बोला या किसी ने, नवाज ने ये बोला, तो हमारा असर पड़ता है लोगों को बहुत ज्यादा, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सीधी सी बात है। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और वाकई आपको लोग हीरो मानते हैं, देखते हैं, अपना एक रोल मॉडल मानते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, और श्रोता जो हैं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो फिल्में देखते हैं वो भी समझते हैं कि क्या हो रहा है और हमें क्या देखना है। तो इस अच्छी सी बातचीत को यहीं आज विराम देते हैं यशपाल जी, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही और भी ढेर सारी फिल्में आप करेंगे और हम फिर आपको बुलाएंगे और श्रोताओं से आप मुलाकात करेंगे। तो गाने से एंड करेंगे। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा। थैंक यू सो मच। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे। रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे, तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। आप सुन रहे थे जाने माने चरित्र अभिनेता यशपाल शर्मा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं, कोई रोक ले यही। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदर। आगे रे मन कहीं, आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।